उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आने वाले समय में इस चैनल पर। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपकी इस समय मार्केट में एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से एक बुक चल रही है, जिसका नाम वन लाइनर में जिसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। उस बुक की एक खासियत है ना कि जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी बुक से बनने हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, उस बुक में जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं वो सारे टॉपिक जो है हम लोग इस चैनल पर आपको हम टॉपिक वाइज आपको कवर कराएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई है। और एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि आज आपका पहला टॉपिक दे रखा है भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में जितने भी अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होना, आपके जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। बीपीएससी 4.0 में तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला टॉपिक आज का आपका क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटी के विषय में आपके ये कहा गया है कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया है जितने भी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित आपके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सारे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विद थ्योरी बताएंगे। जहाँ पर थ्योरी समझाने की बात आएगी वहाँ पर आपको थ्योरी भी समझना है और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पर लगे कि आपको ये बात नहीं याद रहेगी तो उसको आप कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में, उसको लिखते भी जाइए, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में सारी चीज़ें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773। ठीक है, तो एक बात यही आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट है जो हमारा 1773 में आया था, इसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारी कहाँ की गई थी, तो ये हमारी कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। वो भी किस सन में की गई थी, 1774 ईस्वी में। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। कह रहा है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब ये जो है हमारे भारतीय लोग थे, इनको अगर भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है किस नियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था, तो ये हमारा जो था वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है जो आपका बजट वगैरह प्रस्तुत किया जाता है उस पर जो है भारतीयों को जो है बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, तो उसके बारे में पूछा गया। तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये भी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। यानी जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है ये सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, तो ये हमारा जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था सर्वप्रथम बार। कब, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अध्यादेश को ऑर्डिनेंस, ठीक है, निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है ये किस अधिनियम से प्रेरित हुई है, तो ये जो हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हैं।
आगे देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास आपका चार्ट में दे रखा है, आपको कैसे समझना है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरीके से हुआ है, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, ये दोनों एक्ट आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो दोनों को याद रखना है, इनका ईयर क्या है। तो फिर हमारा ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। आगे देखते हैं, जो प्रथम हमारा चार्टर एक्ट है ये 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर हमारा चार्टर एक्ट 1853 में आए हैं। कितने चार्टर एक्ट टोटल आपके आए हैं, 4। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारे जो है भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम कब आपका आया है, तो 1858 में। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम, ये भी आपका 1861। इसके बाद फिर से भारत परिषद जो अधिनियम आया है वो 1892 में। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम फिर कब आया, 1909 में। इसके बाद देखते हैं फिर से भारत शासन अधिनियम कब आया है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम आया था 1858 में, फिर कब आया है भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसके बाद फिर से भारत शासन अधिनियम कब आया, 1935 में। ये सब किसके अंतर्गत आए हैं हमारे, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए हैं। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब हम लोग स्वतंत्र हुए यानी आज़ाद हुए, कब आया है, 1947 में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया है, 1947 में। आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हर एक लाइन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। जो हमारे प्रांत होते हैं इनमें जो द्वैध शासन व्यवस्था जो है ये किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी, तो ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, लगभग हर एक बार पेपर में आपके आता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। जो हमारा ब्रिटिश भारत था उस समय जो है किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में। संघीय शासन का प्रावधान अगर आपसे पूछा जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत आया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आपसे पूछा जा सकता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो किस अधिनियम में किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे देखते हैं, ये बात आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, 1935 पर आधारित है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया कि हमारी केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हमारे अधिकार हैं या क्या उसकी शक्तियाँ हैं। उसके बाद में फिर बताया गया जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके क्या अपने अधिकार हैं, इसके क्या अपने कानून हैं। तो इस बात का जिक्र हमारे किस अधिनियम में किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होने वाली, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था हमारा, तो ये हमारा क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ये बात आप समझ गए होंगे कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हमारा क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आपके पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो जो हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन है ये हमारा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में
किया गया था? तो ये जो हमारा है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में जो प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है ये किस अनुपात में था? तो याद रखना है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी जो उस समय हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ था, जो संविधान का निर्माण करने वाली जो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था उनका चुनाव। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से आपके बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन बने हुए थे अंतरिम सरकार से, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। ये हमारी किसके अंतरिम सरकार जो आपकी 1946 में थी उसके बारे में बात हो रही है। तो आपको याद रखना है सदस्य सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू। इनके जो यानी धारिता विभाग यानी जो इनके अंतर्गत जो आपके विभाग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले इनके पास था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। इनके पास धारिता विभाग कौन कौन सा था? राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी मामले होते थे या विदेशी मामले, ये सब किसके अंतर्गत हमारे थे? जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है एक अगर आपकी सरकार है तो उसमें कुछ लोग होते हैं तो उनके डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि ये आपका काम है, ये आपका काम है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। धारिता विभाग का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे थे वो राष्ट्रमंडल से संबंधों जो भी मैटर होते थे या मामले होते थे और विदेशी मामले, इनकी देखरेख का काम कौन करता था? जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखते हैं। फिर हमारे दूसरे सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका काम क्या था? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग इनके पास था। कौन कौन सा? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। ठीक है, इसके बाद आपके जो तीसरे सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास कौन कौन से धारिता विभाग थे? तो हमारे खाद्य एवं कृषि से संबंधित इनके पास विभाग था। जो हमारी अंतरिम सरकार 1946 से संबंधित बात हो रही, जितने भी सदस्य किनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था या किनके पास कौन सा विभाग था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप समझ गए इनके पास कौन सा धारिता विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। आगे देखते हैं जॉन मथाई। तो जॉन मथाई जी के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। इसके बाद जगजीवन राम आपके एक सदस्य थे अंतरिम सरकार में, उनके पास श्रम विभाग था। कौन सा विभाग? श्रम विभाग। आगे देखते हैं सरदार बलदेव सिंह। इनके पास कौन सा विभाग था उस समय? रक्षा विभाग। इसके बाद आपकी बात करेंगे जो 7 नंबर आपके सदस्य थे लियाकत अली खां। इनके पास कौन सा हमारा विभाग था? तो इनके पास वित्त मंत्रालय का विभाग था। कौन सा विभाग? वित्त मंत्रालय का। आगे देखते हैं जो आपके 8वें सदस्य थे श्री राजगोपालाचारी जी। उनके पास उस समय जो है शिक्षा एवं कला से संबंधित विभाग था। तो ये आपके 8 सदस्य कौन सी सरकार के? जो आपकी अंतरिम सरकार 1946 में थी। ये 8 सदस्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले पेपर के दृष्टिकोण से हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। प्रथम और आखिरी तो जरूर याद रखना है, श्री राजगोपालाचारी को और आपको जवाहरलाल नेहरू जी को जरूर याद रखना है। ठीक है, जो हमारे श्री राजगोपालाचारी से इनके पास कौन सा विभाग था? शिक्षा एवं कला का विभाग था। आगे देखते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे जो श्री राजगोपालाचारी जी थे इनके पास कौन सा धारिता विभाग था? शिक्षा एवं कला से संबंधित। एक आपके लिए नोट करके पॉइंट ये दे रखा है, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे कहा गया है भारत शासन अधिनियम जो आपका 1919 था, 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसकी अगर आपसे पूछा जाए समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा टॉपिक? भारत का संवैधानिक विकास वाला टॉपिक। अब इसमें आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इससे संबंधित जो आपकी सारी बातें हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आया हो और
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं जो आपके हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।